आज हमारा टॉपिक जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। पैसिव एंड एक्टिव वॉइस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर स्टडीज ऑफ एंट्री टेस्ट। फंगैट में ये टॉपिक रेलेवेंट है और इसमें हमें बेसिकली तो आप लोगों ने एफएससी में इसको पढ़ा है, मैट्रिक और एफएससी में, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना होता है। तो सबसे पहली बात हमने समझने वाली है वो ये है कि द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल इसमें आप देख लें कि द आर्टिकल समराइज्ड द रिसर्च। इसमें जो आर्टिकल है वो सब्जेक्ट है और समराइज्ड वर्ब है और द रिसर्च ऑब्जेक्ट है। अब देखिए द आर्टिकल समराइज द रिसर्च, इसमें आर्टिकल सब्जेक्ट, समराइज्ड वर्ब और रिसर्च ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट को हम पैसिव करेंगे तो द टॉक वॉज प्रेजेंटेड, या उसी तरह से वो जो सेंटेंस था द आर्टिकल वॉज समराइज्ड बाय, अब जो पिछली स्लाइड में हमारे पास था द आर्टिकल समराइज द रिसर्च और द आर्टिकल वॉज समराइज्ड बाय द रिसर्च। सो इस तरह से अब आप देखें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि अब आपने टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो इस तरह से, ये जो आपके सामने लिस्ट दी गई है, इस तरह से चेंज होगा। टू बी वॉश्ड इसका एक बेसिक इन्फिनेटिव दिया गया है और उसका सिंपल में इज वॉश्ड, वॉज वॉश्ड, पास्ट में वॉज वॉश्ड, इसी तरह से विल बी, वुड बी, इज बीइंग, वॉज बीइंग, विल बी, वुड बी बीइंग, हैज बीन वॉश्ड और वुड बी वॉश्ड, हैज बीन वॉश्ड, हैड बीन वॉश्ड, इस तरह से होगा। अच्छा जी, अब ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो एक्टिव और पैसिव में आपके सामने है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो ये मी में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट वी है तो ये अस में कन्वर्ट होगा, यू है तो यू में, ही है तो हिम में, शी है तो हर में, इट है तो इट में, दे है तो देम में। अब आप देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है तो, और आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। पुट द सूटेबल helping verb or auxiliary verb. In case helping verb is given, use the same, but note that the helping verb given agrees with the object. Change the verb into past participle of the verb. Add the preposition by. Change the subject into object. ये main elements हैं इस change के, active into passive के। अब जो एक्टिव और पैसिव थोड़ा सा अभी हम देख लें इसको प्रैक्टिकली। जैसे ये पहला सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, तो इसमें आई सब्जेक्ट है और राइट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब यही अ लेटर जो है ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे आ गया और इज वो हेल्पिंग वर्ब जिसका कि हमने पीछे तज़किरा किया वो लग गया और रिटन बाय पैसिव वर्ब बन गया और मी इसका सब्जेक्ट है जो कि अब प्रोनाउन चेंज के साथ हमारे पास आया हुआ है। और इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल्स हैं। यू बॉट अ बुक वॉज बॉट बाय यू, इसी तरह से। अच्छा, यू एक ऐसा वर्ड है कि इसकी क्योंकि शेप्स यू 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 योर यू ही होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शेप्स, तो इस वजह से ये यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट है लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में भी आएगा तो ये यू ही रहेगा। और बहरहाल ये जो बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गई, यानी कि ये चेंज हो गई इसकी पोजीशन और अ बुक, यू बॉट अ बुक वॉज बॉट बाई यू हो गया। ही क्लोज द विंडो वॉज क्लोज्ड बाई हिम। She was writing letters were being written by her. I had posted a letter had been posted by me. I don't drink tea is not drunk by me. She doesn't eat a mango is not eaten by her. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन हमने देखी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन में थोड़ा सा मुहतात रहना होता है। देखिए हेल्प मी में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, वर्ब मेंशनड है, इंपेरेटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट मेंशनड है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मेंशनड है और लेट मी बी हेल्प्ड में लेट हमने एक्स्ट्रा लगाया और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो था ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही था, उसी ने आना है, मी ने ही यहाँ पे आना है और हेल्प जो है वो बी हेल्प में पैसिव वर्ब के तौर पे आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस है ओपन द डोर और लेट द डोर बी ओपन। इसमें भी यही है कि लेट एक्स्ट्रा लगा और जैसे ओपन यहाँ पे
एक वर्ब था, तो और जो डोर था वो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसी तरह आ गया, और ओपन बी ओपनड हो गया। ओपन एक्टिव वर्ब था और ये यहाँ पे पैसिव वर्ब हो गया। और इसी तरह से नेक्स्ट टू एग्जांपल्स हैं, डोंट ईट दिस फ्रूट, लेट नॉट दिस फ्रूट बी ईटन, या लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन। ये दोनों तरह से ठीक है, ये नॉट इधर भी ठीक है और ये नॉट यहाँ पे भी लग सकता है। उसके बाद सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी सung। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी थोड़ा सा मुहतात होने की जरूरत है इम्पेरेटिव की तरह। आर यू राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन। ये मुहतात रहना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने साथ वाले वर्ड के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक लगना है। अब हेल्पिंग वर्ब आर यू, इसमें यू की वजह से आर लगा था, इसमें क्योंकि अ लेटर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, अ लेटर यहाँ पे आ रहा है, तो इस वजह से इसके साथ इज लगेगा। आर यू राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इज शी बीटिंग द चाइल्ड, इज द चाइल्ड बीइंग बीटन बाय हर। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए कि जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगनी है, जैसे कि ये रिटन, बीटन, एक्सेप्टेड, ब्रोकन, रिटन। तो इससे एक क्वेश्चन जहन में आता है कि क्वेश्चन ये जहन में आता है कि अगर थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में होती थर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये चीज अब एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इस चीज को देखना, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए लगती है, तो क्या पैसिव हमेशा परफेक्ट होता है? तो द आंसर इज नो, पैसिव हमेशा परफेक्ट नहीं होता। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर पैसिव हमेशा परफेक्ट नहीं होता तो फिर थर्ड फॉर्म क्यों लग रही है? क्या पैसिव का कोई टेंस ही नहीं होता? तो पैसिव का टेंस होता है, और पैसिव का टेंस एक्टिव के मुताबिक ही होता है। जैसे एक्टिव के टेंसेज है वही पैसिव के टेंसेज हैं, लेकिन वो थर्ड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव शो करने के लिए लग रही है। थर्ड फॉर्म यहाँ पे पैसिव शो करने के लिए लगती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर टेंस किस चीज से शो होता है? अगर थर्ड फॉर्म से टेंस नहीं शो हो रहा तो फिर टेंस किस चीज से शो हो रहा है? तो टेंस उसके हेल्पिंग वर्ब से शो हो रहा होता है। अगर वो बीइंग है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, अगर उसमें इज एम आर के साथ लगा हुआ है तो वो सिंपल सेंटेंस है, अगर उसमें उससे पहले बीन लगा हुआ है तो वो परफेक्ट है। एक्चुअली पैसिव का टेंस बीन, बीइंग और इज एम आर से डिटरमिन होगा। अब देखिए, यहां हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। हमने अभी सिंपल कन्वर्जन एक्टिव और पैसिव वॉइस की देख ली। अब इफ अ सेंटेंस कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट्स दो हैं, पहले तो हमने सिंपली देखा एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, तो वो किस तरह से कन्वर्ट होना है। If a sentence contains two objects, indirect object or direct object, in the active voice, two forms of passive voice can be formed. जैसे ये सेंटेंस है, she सब्जेक्ट है, brought वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट वन, और एक है कप ऑफ कॉफी, ये ऑब्जेक्ट टू है। इसके दो तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के। एक तो हम, बिकॉज शी ब्रॉट मी था, तो एक मी को डिटर्मिन करके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो बनाना था, आई, मी को आई बना लें। और दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर टू था कप ऑफ कॉफी, तो दूसरा पॉसिबल तरीका यह है कि कप ऑफ कॉफी को आप अपना सब्जेक्ट बना लें। तो अगर आई वॉज ब्रॉट, तो फिर उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से आएगा, और अगर अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट था तो फिर टू मी के जरिए उसको डिटर्मिन किया जाएगा। और ये जो शी सब्जेक्ट था इसने तो बाय हर के तौर पे एंड में आना ही है। ओके, और दूसरी एग्जांपल भी देख लीजिए। द टीचर टीचेज अस ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय द टीचर। तो द टीचर टीचेज अस ग्रामर, इसमें द टीचर जो है वो सब्जेक्ट है और टीचेज वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, और एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन है अस और ग्रामर है ऑब्जेक्ट टू। अब दो तरीके हैं, या तो अस को पकड़ लें और इसको यहां पे सब्जेक्ट बना लें, या फिर ग्रामर को पकड़ लें और यहां पे सब्जेक्ट बना लें। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दे मेड हिम किंग, यहां पे ही वॉज मेड किंग बाय देम, तो ये इसकी जो चेंज है वो इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से उसको चेंज करना है इसको आपने देख लिया। इन्फिनेटिव एंड जेरेंड, आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट। और अगर आप आगे बाय मी लिखना चाहें तो वो एक्स्ट्रा है। आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट बाय मी। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर। नेक्स्ट है जी, वाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस,
वी मस्ट कीप इन माइंड ऑल द रूल्स ऑफ द एक्टिव वॉइस इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी जितने रूल्स हैं उनको हमने कंसिडर करना है। मिसाल के तौर पे वी कम अक्रॉस सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट और एजेंट। अगर सब्जेक्ट और एजेंट के बगैर सेंटेंसेस हैं तो इन दिस केस सप्लाई द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। अब कुछ आपने अपनी तरफ से उसमें वो फिलिंग करनी है सब्जेक्ट के रोल की। मिसाल के तौर पे टू डिसाइड वेदर द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रेजेंट। इज, वॉज, आर, वर, एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक तो ये चीज मौजूद होनी चाहिए। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक ये स्ट्रक्चर है। बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल और लेट समथिंग बी थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स। द थीफ वाज फाइनली अरेस्टेड, द पुलिस फाइनली अरेस्टेड द थीफ। अब इसमें देखिए पैसिव है, लेकिन इसमें जो द थीफ वाज फाइनली अरेस्टेड, इसमें बाय हुम मेंशन नहीं है, तो बाय हुम का आंसर हमें समहाउ देना पड़ेगा। द पुलिस फाइनली अरेस्टेड द थीफ। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद से लगाना पड़ेगा। वी वर टॉट ग्रामर, द टीचर टॉट अस ग्रामर। माई पर्स हैज बिन स्टोलन, सो somebody, कोई भी एजेंट लगाना पड़ेगा। somebody has stolen my purse. The patients were looked after. Who looked after the patients? The doctor looked after the patients. And in the same way सारे sentences. अच्छा जी, impersonal passive. Look at these two sentences. Last year the Green India scheme was announced by the government. अब और दूसरा, rare plants are found in Silent Valley. In the first sentence, the doer agent is explicitly mentioned because the doer is important in that sentence. But in the second sentence, it is not so because either the agent or doer of the action is too obvious or unknown, or we don't want to mention it. The emphasis is on the action or process or thing that is described, so the by phrase is generally omitted in these types of sentences. इसमें by की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एजेंट या हम मेंशन नहीं करना चाहते, या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो अंडरस्टूड है। इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल पैसिव। एग्जांपल्स, दे से दैट माइट इज राइट, इट इज सेड दैट माइट इज राइट। अब ये पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन हमने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन ये मेंशन इट इज सेड के साथ हमने इसको कर लिया। वन फाइंड्स मस्कीटोज एवरीवेयर, मस्कीटोज आर फाउंड एवरीवेयर। ही गेव अस अ ड्रिंक वॉज गिवन टू अस। Intransitive and transitive. Transitive and intransitive का जो concept है, only transitive verbs which take a direct object can be made passive. ये बहुत important है, only transitive verbs are made passive. If you're not sure if a verb is transitive or intransitive in English, try putting an object after it. अगर वो कोई वो verb किसी object पे अपना action transfer कर रहा है तो it's a transitive verb. अगर वो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सक रहा तो वो इंट्रांजिटिव है। हाउ डू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिफर? देखिए, एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट, द सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द टोन इज क्लियर एंड इमीडिएट, एज इफ यू थ्रो अ बॉल डायरेक्टली एट अ टारगेट, द टारगेट गेट्स ऑल द फोर्स ऑफ द बॉल। यानी ये एक पिक्चर के जरिए हमने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई बॉल या कोई भी जो आइटम है वो डायरेक्टली अपने गोल की तरफ जा रही है, दैट इज एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस किस तरह से डिफर करता है एक्टिव से? पैसिव वॉइस इज इनडायरेक्ट, द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय द ऑब्जेक्ट, द टोन इज राउंड अबाउट एज इफ यू बाउंस अ बॉल ऑफ अ वॉल टू हिट अ टारगेट, द वॉल एंड द टारगेट बोथ गेट सम ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉल, सो द इम्पैक्ट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग और क्लियर। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है। रीजंस टू यूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारी स्पीच में या हमारी रिटन लैंग्वेज में कुछ जगहों पे एक्टिव वॉइस रेलेवेंट होगा और वहां पे पैसिव ऑकवर्ड लगेगा। जैसे मोस्ट राइटर्स प्रेफर टू यूज एक्टिव वॉइस बिकॉज इट इज मोर डायरेक्ट। और अब ये दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए। द वेटर ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड, द ट्रे ऑफ फूड वॉज ड्रॉप्ड बाय द वेटर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बाय द वेटर ना भी लगाएं तो इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं कि जिसमें बाय द वेटर नहीं भी होता। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रे ऑफ फूड की ड्रॉपिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसने भी ड्रॉप किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम पैसिव लगाएंगे। लेकिन अगर जिस बंदे ने, जिस सब्जेक्ट ने ये एक्शन परफॉर्म किया है और हम इल्ज़ाम का तयन करना चाह रहे हैं, तो फिर हु ड्रॉप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और फिर सब्जेक्ट जरूर
आएगा और वो एक्टिव होगा। रीजंस टू यूज द एक्टिव वॉइस, जिसमें द एक्टिव वॉइस इज लेस ऑकवर्ड एंड क्लियरली स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्शन। इसको कंपेयर करें, योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग हैज बीन डिनाइड बाय द रिव्यू कमेटी। इसमें एक्टिव होगा द रिव्यू कमेटी डिनाइड योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। अब इसमें अगर तो आप कमेटी को मेंशन करना चाहते हैं, और अगर आप कमेटी को मेंशन नहीं करना चाहते, सिर्फ डिनाइल के प्रोसेस को मेंशन करना चाहते हैं, तो ये दो सूरतें होंगी एक्टिव या पैसिव यूज करने की। द एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैटर्न प्रोपेल्स द रीडर फॉरवर्ड थ्रू योर राइटिंग, दस अवॉइडिंग वीक प्रोज। अच्छा जी, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं ऑकवर्ड पैसिव की। माय बाइसिकल वाज रीपेंटेड बाय जॉन। अब ये यहाँ पे पैसिव नहीं होना चाहिए बल्कि एक्टिव होना चाहिए। और डिलिबरेट पैसिव, ऑकवर्ड पैसिव और डिलिबरेट पैसिव। माय बाइसिकल वाज रीपेंटेड, द परफॉर्मर इज नॉट मेंशन्ड and the emphasis is on the bicycle. Changing passive to active voice में examples हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी सी और। Here is a bad example of using passive voice in a psychology paper. Depression has been researched by scientists for decades. अब इस तरह नहीं होता, यहाँ पे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसने रिसर्च की है वो उसको हम इमिट नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा awkward हो जाएगा। तो फिर there is no reason to use passive voice. It makes the sentence harder to follow. प्रेफर्ड वर्जन यूजेस एक्टिव वॉइस। होना क्या चाहिए, ये साइंटिस्ट का जो वर्ड है इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ये यूज हुआ है साइंटिस्ट एज अ सब्जेक्ट। सो साइंटिस्ट हैव रिसर्च डिप्रेशन फॉर डेकेड्स। चेंजिंग पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एग्जांपल 2। हियर द सेकंड बैड एग्जांपल ऑफ यूजिंग पैसिव वॉइस इन अ साइकोलॉजिकल पेपर। सर्वेज वर हैंडेड आउट टू पार्टिसिपेंट्स बाय रिसर्च असिस्टेंट्स। इसमें भी बेटर मेथोडोलॉजी ये है कि आप इसको एक्टिव के तौर पे यूज करें। रिसर्च असिस्टेंट्स हैंडेड सर्वे आउट टू द पेशेंट पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और आप उसको मिस नहीं कर सकते। व्हाई डज इट मैटर? एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट एंड कंसाइज, पैसिव वॉइस इज यूजुअली वर्डियर। तो एक्टिव वॉइस इज लाइक वॉचिंग लेब्रॉन प्ले, पैसिव वॉइस इज लाइक वॉचिंग गम स्टक ऑन द ब्लीचर्स इन द स्टैंड। व्हेन वुड यू वांट टू यूज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस कब यूज होगा? When intentionally trying to hide the subject of the sentence. ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि जब आप कोई आप रीजन होगी कि जिसमें आप सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिटिशियन माइट से द मिस्टेक वॉज मेड बाय समवन, ओके, और इसी तरह से हाइडिंग द सब्जेक्ट हेल्प्स हिम हर हाइड द ब्लेम। When intentionally trying to minimize the guilt of the subject. अगर सब्जेक्ट को आप इसलिए नहीं मेंशन कर रहे कि आप उसके गिल्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल a cheating friend might say, cheating was committed by me. When passive voice better emphasizes the main point of the message, such as children were harmed by the drunk driver. अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। Change the sentences below to the active voice. अब the statue is being से ही हमें पता चल गया कि ये passive है। Visited by hundreds of tourists every year. अब ये जो hundreds of tourists है ये सब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा। hundreds of tourists और ये जो visited है ये थर्ड फॉर्म है, इसको हम सिंपल बनाएंगे। the statue is being visited, तो hundreds of tourists, ये जो ing है ये इस visit के साथ लग जाएगा। hundreds of tourists are visiting statue every year. My books were stolen by someone yesterday. Someone stole my books yesterday. These books had been left in the classroom by careless students, by a careless student. These books had been left in the classroom by a careless student. A careless student left these books in the classroom. Coffee is raised in many parts of Hawaii by plantation workers. Plantation workers raise coffee in many parts of Hawaii. The house had been broken into by someone while the owners were on vacation. अच्छा, ये जो while के बाद वाला हिस्सा है, यहाँ से बाद वाला हिस्सा, ये एक्सट्रेनियस है, एक्स्ट्रा है, ये इसी तरह से रहेगा। ये मेन स्ट्रक्चर का एक्टिव और पैसिव की चेंज का हिस्सा नहीं है, तो बेसिक चेंज जो है वो इससे पीछे वाले हिस्से में ही होगी। द हाउस हैड बिन ब्रोकन इनटू बाय समवन, तो ये जो बाय के बाद वाला हिस्सा है ये सब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा। समवन हैड ब्रोकन इनटू द हाउस, ये मेन स्ट्रक्चर है। तो द हाउस हैड बिन ब्रोकन इनटू बाय समवन, someone had broken into the house. इसी तरह से label the following sentences, active और passive. अब the chocolate cake was made से पता चल गया कि
पैसिव है। द पैकेज वॉज एडवर्टाइज्ड, यहां से पता चल गया कि पैसिव है। माई ब्रदर ब्रोक, ये सिंपल मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ इस जगह पे, तो इस वजह से ये एक्टिव है। इसी तरह से द पेंसिल ऑन द फ्लोर वॉज ब्रोकन, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म लगी हुई है और बाय भी लगा हुआ है आगे, तो ये भी पैसिव है। इसी तरह से ही ब्रोक द पेंसिल, इसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब लगा हुआ है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, इसलिए ये भी एक्टिव है। चलें जी, अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ओवर टू कोरर विल बी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है विल बी के बाद। नंबर 2 में द मेटल रूफ वाज डिसमेंटल्ड, यहां पे भी थर्ड फॉर्म लगेगी। और नंबर 3 ही पोस्टपोन्ड मेकिंग अ डिसीजन अंटिल ही बीन गिवन, ये बीन गिवन कुछ नहीं होता, या तो ये वाज गिवन होगा या समथिंग लाइक दैट, यहां पे बीन गिवन में मसला है। नंबर 4 यस्टरडे नाइट माई हाउस रैंसैक्ड बाय अ थीफ बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, या मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे वॉज लगना चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे मिसिंग है बीटा में। माई हाउस हैड ब्रोकन बाय अ बर्गलर, तो यहाँ पे हैड नहीं वॉज आएगा, क्योंकि हैड ब्रोकन अगर हम लगा देंगे तो हाउस सब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है और यहाँ पे तो हाउस ऑब्जेक्ट के तौर पे है। जी, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं लेक्चर के एंड पे हम देख लेते हैं। यूज बी not do, does, did to make negative and questions with the passive voice, जैसे my watch didn't made नहीं होगा, wasn't made होगा। नंबर 2 don't use the passive voice with intransitive verbs, ये बात हम पहले कर चुके हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। the accident was happened नहीं होगा, the accident happened होगा, और दूसरी एग्जाम्पल भी। नंबर 3 don't confuse the ing form with the past participle, एग्जाम्पल सामने है, the popcorn was eating नहीं होगा, was eaten होगा, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में है इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है। और उसके बाद है नंबर 4 डोंट फॉरगेट द ईडी एंडिंग फॉर अ रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल, द फ्लोर वाज वॉश्ड, ठीक है जी, और दूसरी एग्जांपल भी। उसके बाद नंबर 5 है डोंट फॉरगेट टू यूज अ फॉर्म ऑफ बी इन अ पैसिव सेंटेंस, मिसाल के तौर पे द मूवी वाज सीन बाय एवरीवन इन माई फैमिली। यूज बाय टू शो द एजेंट ऑफ द एक्शन, ये बात शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे लेक्चर में, एग्जाम्पल आपके सामने है। नंबर 7 यूज इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर बाय, मिसाल के तौर पे माई मदर प्रिपेयर्ड द सूप, द सैलड वॉज प्रिपेयर्ड बाय हर, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा बाय के बाद। उसके बाद नंबर 8 है इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स यूज डू, डज और डिड व्हेन यू यूज गेट विद द पैसिव वॉइस, ये बात पहले भी हो चुकी है। डिड यू गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, इसमें डिड के बजाय कोई और मॉडल वगैरह या कोई और चीज नहीं लगेगी। अच्छा जी, नंबर 9 डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड अ वर्ब यूजुअली बी बिफोर अ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से पहले कोई आपने वर्ब लगाना है, जैसे कि एग्जांपल है माय कॉलेज इज लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ ब्रॉडवे, द मूवी वाज बोरिंग। नंबर 10 यूज बी नॉट डू विद पास्ट पार्टिसिपल, एग्जांपल माय सिस्टर डजंट मैरिड नहीं, इजंट मैरिड, और आर यू बोर्ड डू की बजाय।